बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बैठक हुई है, 13 जजेस बैठे हैं मुशावरत के लिए। क्यों ये बैठक हुई है और क्या मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, और इस किस्म की जो मुशावरत का इजलास है क्या ये गैर मामूली है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको एक मशकूक कॉल और मैसेजेस जो है वो मौसूल हुए, उस हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से और उनके खिलाफ इससे कबल भी जो सोशल मीडिया मुहिम है वो जारी है। और ये सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ फुल कोर्ट जो जिसमें जस्टिस जहांगीरी एक्सक्लूड थे, 7 जजेस पर मुश्तमिल तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो इस दौरान ये एक बड़ी अहम खबर आई, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इद्दत केस में आज गैर मामूली समाअत हुई है। जो खबर मानिका हैं उन्होंने हैरान कौन तौर पर 2 दरख्वास्तें दायर की हैं, लेकिन एक दरख्वास्त पर बात तफसील से होना ज़रूरी है। 3 मौज़ूआत हैं हमारी, तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन आपको लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के केस से। मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला जो है महफूज हो चुका है, अब फैसला सुनाया जाना है। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं ये 7:11 हुए हैं। इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा इलामिया नहीं आया कि फ़ैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा या परसों सुनाया जाएगा, लेकिन इस हवाले से मुशावरत ज़रूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस जो है वो बैठे हैं। अब मुशावरत होना क्या गैर मामूली है? गैर मामूली नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर 3, 5 या 7 जजेस जब कोई भी जजमेंट उस वाले से केस सुनते हैं, फैसला महफूज करते हैं, तो उसके बाद वो इकट्ठे बैठते हैं, पूछते हैं एक दूसरे की राय क्या है। फिर अगर 3, 5 जो है वो अगर 7 मेंबर बेंच है तो उसमें 5-2 का फैसला हो, या जो है वो इकट्ठा 7 का फैसला हो, या 4-3 का फैसला हो, तो वो इकट्ठे बैठकर ही वो तय होता है। फिर जो फैसला जो है वो मुख्तसर हो या तफसीली फैसला हो वो लिखा जाता है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला होता रहता है, लेकिन अनहोनी इसलिए हो गई क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है मखसूस नशिस्तों का। इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, असरात बहुत गहरे हैं। अगर मखसूस नशिस्तें जो हुकूमत वक्त को, हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो आइनी तरमीम आपको नज़र आएंगी, मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल और एक सिनेरियो बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। पोलिटिकल जो है वो एंगल्स जो है वो नज़र आएंगे, इसमें बदलते हुए नज़र आएंगे कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद को ये 78 मखसूस नशिस्तें जो है मिल जाती हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर जो है वो बड़े बारीकी से और उसमें बड़ी करीब से जो है वो देख रहे हैं। इसलिए इस जो इजलास है, इजलास होते रहते हैं, लेकिन इजलास रिपोर्ट हुआ है कि इस किस्म की जो मुशावरत की इकट्ठा एक बैठक हुई है, तो उसमें अब फैसला क्या हुआ है ये अभी बाहर नहीं आया। अब फैसला तो जब अनाउंस होगा उस वक्त पता चलेगा, लेकिन इस हद तक कि कब तक सुनाया जाएगा अभी तक ये चीज़ भी सामने नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कब तक फैसला जो है सुना सकती है। ये क्यों ज़रूरी है इकट्ठा 13 जजेस का बैठना? 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1, इसमें मुख्तलिफ एंगल्स हैं। मतलब या तो ये नशिस्तें मिलनी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, या ये नशिस्तें मिलनी है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या ये नशिस्तें मिल सकती हैं पीटीआई को, या फिर चौथा ऑप्शन ये है कि किसी को ये नशिस्तें ना मिले और जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट एक डिफरेंट जो है वो फैसला दे दे। तो ये 4-5 एंगल्स हैं इस सारे फैसले में। अगर 13 जजेस अपने अपने फैसले लिख दें और उसमें एक मुशावरत का वो मामला हो ही ना, तो ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आए उस फैसले को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फिर बैठना पड़े कि फैसला असल में है क्या। तो इसलिए ये जो सिनेरियो है, सिचुएशन है, वो उसको फिर अंडर डिस्कशन लाते हैं कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या रेशो बनती है और कौन सा फैसला हो सकता है किस एंगल पे। तो वो सारी चीज़ें जो जजेस के दरमियान डिस्कस भी होती हैं। तो वो ये डिस्कशन हुई है, बड़ी अहम बैठक हुई है। उस हवाले से अब पता ये चलेगा कि सिनेरियो बनना क्या है। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1, 2 फरवरी का इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच तकरीबन उसमें इत्तेफाक पाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की और आज़ाद जो है वो डिक्लेयर किया पीटीआई के मुतलका जो पीटीआई से एफिलेट कर रहे थे जो उम्मीदवार उनको। नंबर 1। नंबर 2, बाप पार्टी का 2019 का फैसला कि जब उन्होंने केपीके में कोई एक नशिस्त भी नहीं जीती थी, ना ही केपीके की हद तक उन्होंने कोई लिस्ट जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो है वो शेड्यूल जारी किया और उस शेड्यूल के मुताबिक उनको नशिस्तें दी गई बाद में जब उन्होंने कोई नशिस्त जो है वो जीती।
तो उसके बाद जो तीसरा मामला है वो कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत उनको आज़ाद डिक्लेयर किया, इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतमिन नहीं कर सका था। सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में आज खुद नोटिस का भी जो है वो इख्तियार है, और 187 में कंप्लीट जस्टिस, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब जो है वो करते रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कहा कि पीटीआई जो है वो हमारे सामने नहीं है, हम कैसे उसको देख सकते हैं कि पीटीआई को ये नशिस्तें मिल सकती हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने एक जो आइडिया दिया था कि 3 रोज दे दिए जाएं इन तमाम जो है वो इस जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद शामिल हुए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले की गलत तशरीह थी। तो पीटीआई को एक पार्टी डिक्लेयर किया जाए कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, 3 दिन इन तमाम आज़ाद जो है वो मेंबरान को दे दिए जाएं और ये उस किसी भी पार्टी में शामिल हो सकें, और जितने लोग फिर पीटीआई में शामिल हों उनको मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन रूल्स के मुताबिक जो है वो दे दे। तो ये बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं इस केस के, और एंगल्स डिफरेंट होने की वजह भी ये है कि इसके असरात बड़े गहरे हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब कल फैसला देती है या परसों फैसला देती है, और क्या फैसला होगा और उसके असरात क्या होंगे। जब आएगा तो उस पर भी हम तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ, वो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके खिलाफ 5 मई के बाद से ऑनवर्ड सोशल मीडिया पर संगीन किस्म की मुहिम जो है वो जारी है। सिंपल और सादा सा सवाल है कि किसी भी जज के खिलाफ कोई भी शहरी, उसके पास अगर कोई सबूत हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके हवाले से मिसकंडक्ट का रेफरेंस कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसका राइट है, और वो कंप्लेंट का फेट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड करना है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के डिसाइड करने से पहले उसको गिल्टी करार देना, उसके खिलाफ संगीन मुहिम चलाना, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच भी ये कह रहा था कि हमें ये मसला नहीं है कि आप हमारा एहतसाब करें, हमें यह भी मसला नहीं है कि आप हमारे खिलाफ रेफरेंस दायर करें, हमें यह भी मसला नहीं है कि वो रेफरेंस जो है वो कैसा हो, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड करना है। लेकिन आप जजमेंटल हो के उस पर एक संगीन मुहिम चलाएं, मुनज़्ज़म मुहिम चलाएं, ग्रुप्स की शक्ल में मुहिम चलाएं, तो वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि एक मॉरल अथॉरिटी पे जज जो है वो खड़ा होता है, जज ना तो जवाब दे सकता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, तो वो अगर इतनी संगीन मुहिम चलेगी तो वो मॉरल अथॉरिटी भी गिर जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से कहा गया था। लेकिन इसी दौरान एक नई जो है वो चीज आई, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनके ऑफिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका चैम्बर है, उसमें चैम्बर में उनके सेक्रेटरी को एक कॉल मौसूल होती है, जिसका नंबर जो है वो मेरे सामने मौजूद है। उस कॉल पे कॉल करने वाला एक तो ये कहता है कि वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता है, फिर वो अपने आप को DGFIA जो है वो तारुफ करवाता है कि वो DGFIA है। फिर वो जो है वो उसी नंबर का बंदा जो है वो नंबर लेके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का किसी जगह से उनको मैसेजेस भी करता है। तो मशकूक कॉल और मशकूक मैसेजेस, जब मैसेजेस होते हैं तो फिर उसके बाद वो इस हवाले से तहकीकात करते हैं कि क्या वाकई ही DGFIA जो है वो कॉल कर रहा है। तो पता ये चलता है कि हमारे ज़राए, अदालती ज़राए ये बता रहे हैं कि पता ये चलता है कि DGFIA उनकी फैमिली में एक डेथ हो गई थी और वो अपने गांव में है, और जिस नंबर से कॉल आई है वो DGFIA का नंबर नहीं है, बल्कि DGFIA का नंबर डिफरेंट है, और वो बंदा जो है वो DGFIA है ही नहीं है। तो एक मशकूक कॉल, मशकूक मैसेजेस, और जिस दिन आए हैं, ये 2 दिन पहले की बात है, वो उन दिनों उनके खिलाफ संगीन किस्म की मुहिम भी चली हुई थी। और उसके बाद फिर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, हमारे अदालती ज़राए बताते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रार को तलब किया और रजिस्ट्रार को ये कहा कि इस नंबर के हवाले से FIA को कंप्लेंट करें और FIA को आगाह करें कि वो इस नंबर के हवाले से अपनी तहकीकात करे और इसके खिलाफ कार्रवाई करे कि ये कौन है और क्यों इस किस्म की हरकतें जो है वो कर रहा है। और जज के साथ ऐसी हरकतें कि आप कॉल कर रहे हैं, DGFIA अपने आप को जो है वो मुतारफ करवाएं और मैसेजेस भी भेजें, ये एक बड़ी अजीब सी एक जो है वो सूरत हाल सामने आई है। लेकिन एक बड़ा स्कैंडल है कि कैसे जो है वो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज को आप DGFIA बनकर कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है वो मशकूक किस्म के मैसेजेस भी उसी जज को कर रहे हैं, और वो मैसेजेस फिर बाद में डिलीट कर दिए गए।
और उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो उन्होंने सेव कर लिए, लेकिन वो मैसेजेस भी डिलीट कर दिए गए। और अब जो है वो FIA उस मैटर को देखेगी कि वो मामला जो है वो किस तरफ जाता है। ये एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो गए हुए थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है छुट्टियों पे गए हुए थे, तो उनके घर के बाहर जनरेटर था बड़ा, उनकी जनरेटर से 35 फीट जो है वो एक केबल थी जो उनके मीटर तक जाती थी, तो वो कोई काट के ले गया। तो अजीब सी सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है। ये सिनेरियो जो है वो सारा अजीब सा जो है वो बना हुआ है। ये हो गया जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का मामला। अब तीसरे मौजू पे आते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इद्दत केस। इद्दत केस में हमने देखा है कि इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई कि 3 फरवरी को जो फैसला दिया, जो सिविल जज हैं, सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब जो है वो जिन्होंने फैसला दिया था, आज वो प्रमोट भी हो गए हैं, एडिशनल सेशन जज जो है वो प्रमोट हो गए हैं, जो कुदरतुल्लाह हैं। 3 फरवरी को उन्होंने फैसला दिया था। उस फैसले को मुतनाज़ा तरीन फैसला जो है वो कहा जाता है, और उस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो आई थी सेशन कोर्ट में। 29 मई को सेशन जज जो शाहरुख अर्जुमंद हैं, उन्होंने अपील सुनने से माजरत कर ली थी और केस ट्रांसफर कर दिया था। ट्रांसफर करिए हाई कोर्ट को लिखा, हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका को ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया। हुआ कुछ यूं कि अफजल मजूका साहब ये केस सुन रहे हैं, उन्होंने 27 जून को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी। अब जो अपील है, अपील में ये मामला आ गया कि अदालत ने कहा कि 27 से लेकर 12 जुलाई या 13 जुलाई तक हमने इसका फैसला करना है। तो इसमें जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स शुरू कर दिए। उसमें जो सलमान अकरम राजा हैं और सलमान अकरम राजा ने पहले और सलमान सफदर ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। लेकिन इस दौरान यह हुआ कि खावर मालिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने ये कहा कि वो इस मामले में उनके वकील जो हैं वो उन्होंने ज़ियारात पे जाना है, तो इसलिए अदालत जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है इसको 30 सितंबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दे या 30 सितंबर तक बढ़ा दे। लेकिन हुआ कुछ यूँ इस मामले में कि 30 सितंबर तक तो नहीं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी और उसके बाद मामला चला गया इद्दत केस में एडिशनल सेशन जज के पास। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसका फैसला करेंगे और उसके बाद केस जो है वो चल पड़ा। कल मैंने आपको तफसीर बताई थी। 2 दरखास्तें जो दायर की गई हैं वो हैं जो खावर मालिका हैं उनकी जानिब से। एक दरखास्त उनकी जानिब से दायर की गई है कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है उससे राय ली जाए, इस्लामी स्कॉलर्स से राय ली जाए और शरीयत कोर्ट जो है वहाँ से भी आप जो है वो इस हवाले से राय लें कि इद्दत का पीरियड टाइम कितना होता है, और इस हवाले से राय लेकर उसके बाद जो है वो फैसला करें। और साथ ही उन्होंने जो बात की है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और मेरा ख्याल है बहुत ही नामुनासिब ये मामला है, नामुनासिब हरकत मैं इसको कहूँगा कि खावर मालिका ने यह कहा है कि बुशरा बीबी के 2018 में जो माहवारी थी, जो पीरियड्स थे, उनकी रूटीन क्या थी कि वो चेक करने के लिए जो हुकूमत वक़्त के इदारा है, जो हुकूमती इदारा है, उसका हाई प्रोफाइल जो हाई आला सतही जो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, वो एग्जामिन करे कि उसका मामला क्या है और क्या जो है वो कंडीशन थी, कितने दिनों माहवारी का जो है वो पीरियड्स की क्या सूरत हाल थी, इस हवाले से जो है वो बताए। तो ये एक गैर मामूली दरख्वास्त आई है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एक अजीब सा सिनेरियो है कि एक खातून जिसके साथ खावर मालिका ने 28 साल गुजारे, उनकी बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, जवान हैं, और उनके हवाले से अगर फ़र्ज़ करें कि उसमें कोई तकाज़े पूरे नहीं भी हुए उनके दोबारा निकाह में, तो अब तो 5 माह वो जो है वो इसकी कैद भी काट चुकी हैं। और उस कैद काटने के बाद खावर मालिका की जानिब से ये मुतालबा बहुत ही गैर मुनासिब है कि एक खातून का जी मेडिकल आप टेस्ट जो है वो आप शुरू कर दें कि वो खातून के जो किसी दूसरे के निकाह में है और इसके निकाह में वापस आ भी नहीं सकती, मतलब रुजू वाला मामला जो है वो क्लोज हो चुका है, वो आ भी नहीं सकती और दूसरे की निकाह में है, और उसको इस तरह करना हैरान कौन है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, इस तरह की चीज़ें एडिशनल जो आपके होते हैं, इस तरह के एविडेंस आप लाते हैं अपीलों में, लेकिन उस वक्त के जब नीचे से अगर सज़ा हुई है एक बंदे को और आपकी प्ली मान ली गई है 3 फरवरी को, और आपकी प्ली मानकर 7-7 साल सज़ा दी गई है और वो 5-5 माह से जेल में भी हैं, इसके बावजूद, और जो ट्रायल हुआ वो ट्रायल दिनों में हुआ,
जो है वो 17 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई और 30 या 1 जनवरी को इसमें 1 फरवरी को इसमें गवाहों पे बयानात उनके हुए, जरा हुई, आर्गूमेंट्स हुए और आपने 48 घंटों में जो है वो इसका फैसला दे दिया। मतलब 1, 2 और 3 को फैसला जो है वो इसका आ गया, 72 घंटे के अंदर अंदर इसका फैसला आ गया। तो इतनी तवील समातें थी। हमें पता है कि खावर मालिका के साथ सुबह 9 बजे बैठते थे और रात के 11 बज जाते थे और वो फिर रहे होते थे। और अब वो चाह रहे हैं कि अपीलें लिंगरान हों, फैसले जल्दी ना हों। 29 को फैसला उन्होंने नहीं होने दिया, 29 मई को, अब 13 जुलाई में भी वो हर्डल जो है वो बन रहे हैं। नई दरखास्तें जो आई हैं, इन नई दरखास्तों पर कल जो है वो हियरिंग होनी है। कल पता चलेगा कि मामला किस जो है वो नहज जाता है और एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका इन दरखास्तों को इस स्टेज पर कैसे देखते हैं और क्या फैसला करते हैं, ये देखना होगा। और उसके बाद जो क्योंकि जो जाहिद आसिफ चौधरी साहब हैं खावर मालिका के वकील, उनके आर्गूमेंट्स होने हैं और उनके आर्गूमेंट्स के बाद इसका फैसला आना है कि इमरान खान की जो अपीलें हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान की, उन्होंने ये सदा कर रखी है कि उनको इस केस से बरी किया जाए और उनके खिलाफ एक फेक केस बना है, वो देखना होगा कि वो कहाँ तक जो है वो मामला होता है। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, वो ये है कि अदालत की जानिब से खावर मालिका के वकला से तलाकनामा पर तारीख की टेम्परिंग का जवाब मांगा गया है कि ये सलमान सफदर जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो इन्होंने तलाकनामा पेश किया है, इसमें एक फैक्चुअली मैं चीज़ बता दूं कि जो बुशरा बीबी हैं उनका ये क्लेम है कि अप्रैल में उनको वर्बली तलाक हो चुकी थी और जब 1 जनवरी 2018 को उनका निकाह हुआ तो उस वक्त उनकी इद्दत पूरी थी। ये बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है। इसमें जो खावर मालिका का मौक़िफ़ है कि 14 नवंबर को तलाक हुई थी और 1 अगस्त को 48 दिन हुए, 1 जनवरी 2018 को 48 दिन जो है वो हुए थे। तो अब ये जो है वो एक डिस्प्यूट है इस सारे मामले में और खावर मालिका ने वो जो तलाक है वो 14 नवंबर की पेश की है। तो उस पर इमरान खान के वकला और बुशरा बीबी के वकला ने ये कहा है कि जो टेम्परिंग का इल्ज़ाम है, इस हवाले से आपने आगाह करना है हमें कि टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम है क्या ये दुरुस्त है या जो दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा जो अब देखना है कि कल सुबह 9:30 बजे इस अहम केस की जो है वो समाअत होनी है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। फिर सेशन कोर्ट किस एंगल पे जाती है और किस तरह इसको आगे चलाती है ये देखेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।